निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। पार्ट फर्स्ट, 135 और 225। सेकंड, 196 और 38,220। थर्ड, 867 और 55। तो आइए पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके 135 और 225 का HCF ज्ञात कर 225 और 135। 135 एकम 135 0। तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 225 बराबर 135 गुणा 1 प्लस 90। यहाँ R 0 नहीं है, इसलिए 135 और 90 के लिए फिर से यूक्लिड विभाजन का रिपीट होगी। यहाँ 135 बराबर 90 गुणा 1 प्लस 45। यहाँ से फिर देखते हैं कि रिमाइंडर 0 नहीं है, तो फिर 90 और 45 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका फिर से रिपीट करेंगे। 45 दूनी 90। तो 90 बराबर 45 गुणा 2 प्लस 0। यहाँ R देखिए 0 है, तो इस स्टेज पर क्योंकि R 0 है तथा भाजक 45 है, तो 45 जो है वो 135 और 225 का HCF होगा। क्योंकि यहाँ शेषफल 0 है तथा भाजक 45 है, इसलिए HCF ऑफ 135 एंड 225 क्या होगा? 45। अब पार्ट सेकंड, 196 और 38,220। यहाँ हम देखते हैं कि 38,220 196 से बड़ा है, इसलिए 38,220 को 196 से भाग करते हैं। 196 एकम 196, ऊपर से 2 उतारते हैं। 196 निम्न पे जाएगा, ये 64। 12 में से 4 माइनस करेंगे 8। 196 5 980। तो यहाँ देखिए पहले स्टेप में ही शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया। तो इसलिए 196 और 38,220 इन दोनों का HCF क्या होगा? 196। तो हम यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन से 38,220 बराबर 196 गुणा में 195 प्लस 0। तो क्योंकि शेषफल 0 है तथा भाजक 196 है, इसलिए 196 और 38,220 का HCF
196 होगा। आगे पार्ट 3, 867 और 255। तो यहाँ हम देखते हैं कि 867 255 से बड़ा है, इसलिए 867 को 255 से भाग देते हैं। 3 से गुणा करेंगे तो यह आएगा 765, 2 0 और 1। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 867 बराबर 255 गुणा 3 प्लस 102। यहाँ r इज नॉट इक्वल टू 0। तो फिर से प्रोसेस रिपीट कर दीजिए 255 और 102 के लिए। 102 दूनी 204। तो यहाँ 255 बराबर लिखेंगे 102 गुणा 2 प्लस 51। फिर से r 0 नहीं है तो प्रोसेस फिर रिपीट हो जाएगा। 102 51 दूनी 102। 102 बराबर 51 गुणा 2 प्लस 0। तो क्योंकि यहाँ शेषफल शून्य है, शेषफल शून्य है तथा भाजक 51 है, इसलिए 867 और 255 का HCF 51 होगा। आगे क्वेश्चन 2, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6⁴1 या 6⁴3 या 6⁴5 के रूप का होता है, जहाँ Q कोई पूर्णांक है। माना ये एक धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा भाजक जो है b 6 मान लेते हैं। तो यदि हम किसी भी पूर्णांक a को 6 से भाग दें तो कोई भाग Q आएगा और शेषफल r आएगा। अब r हमें पता है कि 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, लेकिन 6 से छोटा होगा। तो r बराबर हो सकता है 0 या 1 2 3 4 या फिर 5। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा a बराबर 6Q प्लस r, जहाँ r बराबर 0 1 2 3 4 या 5। इसलिए a जो है वो किस किस रूप का हो सकता है। a संख्याओं 6Q के रूप का हो सकता है। यदि r बराबर हम 0 लें, r बराबर 1 लें तो 6Q प्लस 1, r बराबर 2 लोगे तो 6Q प्लस 2, r बराबर 3 लेते हैं तो 6Q प्लस 3, r बराबर 4 लेते हैं तो 6Q प्लस 4, r बराबर 5 लेते हैं तो 6Q प्लस 5 तो के रूप का हो सकता है। तो a संख्याओं 6Q, 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 4
या 6^5 के रूप का हो सकता है। अब क्योंकि a एक विषम पूर्णांक है, क्योंकि a एक विषम पूर्णांक है, इसलिए ये यहाँ देखिए 6^2 + 2 और 6^4 तीनों में हम 2 कॉमन ले सकते हैं। जैसे 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 3 6 + 2 को लिख सकता हूँ 2 × 3 + 1 और 6 + 4 को लिख सकता हूँ 2 × 3 + 2। इन तीनों में हम देख रहे हैं कि 2 एक गुणनखंड है, 2 एक गुणनखंड है तो 2 से विभाज्य है, और 2 से विभाज्य है तो ये तीनों क्या है, सम है। तो a क्योंकि विषम पूर्णांक है इसलिए ये इन तीनों के रूप का नहीं हो सकता। क्योंकि a एक विषम पूर्णांक है इसलिए यह 6 + 2 या 6 + 4 के रूप का नहीं हो सकता, क्योंकि ये तीनों 2 से विभाज्य हैं। अतः कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6 + 1, 6 + 3 या 6 + 5 के रूप का हो सकता है। अतः कोई धनात्मक पूर्णांक 6 + 1, 6 + 3 या 6 + 5 के रूप का होगा। आगे क्वेश्चन 3, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं? स्तंभों की अधिकतम संख्या 616 और 32 का HCF होगा। स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 616 और 32 का HCF होगी। तो आइए 616 और 32 का HCF ज्ञात करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि 616 बड़ा है 32 से, इसलिए 616 को और 32 का HCF ज्ञात करते हैं। 32 एकम 32, 32 × 288, 8 शेष बच गए हैं। इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 616 बराबर 32 × 19 + 8, यहाँ r 0 के बराबर नहीं है इसलिए प्रोसेस रिपीट हो जाएगा। 8 और 32 के लिए 8 चौके 32, 32 बराबर 8 × 4 + 0, यहाँ रिमाइंडर क्योंकि 0 आ गया है इसलिए 32 और 216 का HCF 8 होगा। क्योंकि यहाँ शेषफल 0 है और
भाजक 8 है। इसलिए HCF ऑफ 616/32 बराबर 8। आगे क्वेश्चन 4, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो यहाँ मान लेते हैं कि a एक धनात्मक पूर्णांक है। यदि b बराबर 3 हो तो a 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप का होगा। अब केस फर्स्ट लेते हैं। पहली अवस्था में हिंदी में लिख सकते हैं पहली, यदि a बराबर 3q हो तो a स्क्वायर बराबर, क्योंकि हमें धनात्मक संख्या का वर्ग चेक करना है तो इसलिए धनात्मक संख्या a है तो a का वर्ग 3q का वर्ग होगा। इस स्थिति में 3q का वर्ग 3 तिये 9q स्क्वायर। 9q स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा 3q स्क्वायर, तो 3। अब इतने इतने को हम m मान लेते हैं तो a स्क्वायर बराबर 3m, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर। अब दूसरे केस में या दूसरी अवस्था में यदि a बराबर 3q प्लस 1 लें, यदि a बराबर 3q प्लस 1 हो तो a स्क्वायर क्या होगा 3q प्लस 1 का स्क्वायर। अब ये आपको पता है कि a प्लस b का होल स्क्वायर सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस सूत्र का प्रयोग कर देंगे हम तो a स्क्वायर यानी 3q स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 गुणा 3q गुणा 1 प्लस सेकंड यानी 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब इन दोनों में से 3q कॉमन ले लेते हैं, 3q प्लस 2 प्लस 1। अब इतने इतने फैक्टर को मैं m मान लेता हूँ, 3m प्लस 1, जहाँ m बराबर q इंटू 3q प्लस। अब तीसरी अवस्था में a बराबर 3q प्लस 2, तो a स्क्वायर बराबर क्या होगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे फिर a प्लस b का होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे, 3q स्क्वायर
प्लस 2 गुणा 3 क्यू गुणा 2 प्लस 2 का स्क्वायर। 3 क्यू स्क्वायर यानी 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12 क्यू प्लस 4। यहाँ देखिए 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू, 4 को मैं लिख सकता हूँ 3 प्लस 1। इन पहले 3 में से मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ। 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1 प्लस 1, 3m प्लस 1। यहाँ पर ये पूरा फैक्टर मैंने m के बराबर ले लिया, जहाँ m बराबर 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1। तो यहाँ देखिए तीसरे केस में भी ये किसके रूप का आया, 3m प्लस 1 के रूप का। तो यहाँ से अगर हम सभी केसेस को एक बार देखें तो पहले केस में या पहली अवस्था में ये 3m के रूप का था, दूसरी अवस्था में 3m प्लस 1 के रूप का, और तीसरी अवस्था में भी हम देख रहे हैं कि ये 3m प्लस 1 के रूप का है। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। क्वेश्चन 5, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। माना a एक धनात्मक पूर्णांक है, यदि b बराबर 3 लेते हैं तो a जो है वो संख्याओं a को अगर हम 3 से भाग करें तो कोई भागफल q और शेष r आता है। तो a जो है वो 3q प्लस r की वैल्यू होगी 0, 1 या 2। तो हम ये कह सकते हैं कि a संख्याओं 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप का होगा। अब हमें सिद्ध ये करना है कि a का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होगा। तो पहली अवस्था में यदि a बराबर 3q हो, पहली अवस्था केस 1, यदि a बराबर 3q हो तो a का घन इधर से 3q का घन हो जाएगा। 3 का घन 3 तिये 9 तिये 27 q का घन। तो 27 को मैं लिख सकता हूँ 9 गुणा 3, 27 को 9 गुणा 3 क्यूब, अर्थात ये 9m। इतने फैक्टर को मैंने m कह दिया, क्योंकि क्यू एक पूर्णांक है तो क्यू का घन भी एक पूर्णांक होगा, और पूर्णांक को जब 3 से गुणा करेंगे तो भी पूर्णांक होगा। तो इस पूर्णांक को मैंने m मान लिया, जहाँ m बराबर 3q का घन है। अब दूसरी अवस्था केस सेकंड, यदि
ए बराबर 3q प्लस 1 हो तो ए का घन 3q प्लस 1 का घन के बराबर होगा। अब देखिए एक सूत्र है हमारे पास x प्लस वाई का घन, x का घन प्लस y का घन प्लस 3xy इंटू x प्लस वाई। इस सूत्र का प्रयोग करते हुए तीन क्यू का घन प्लस वाई की जगह 1 का घन प्लस 3 गुणा 3q वाई की जगह 1 गुणा 3q प्लस 1। तो ये हो जाएगा 3q का घन 3 3 होती है 27 प्लस 1 का घन 1 प्लस 3 3 9 क्यू गुणा 3q प्लस 1। अब ये दोनों फैक्टर देखिए, इन दोनों में से हम 9 कॉमन लेंगे। चलो एक स्टेप और कर लेते हैं। 27q प्लस 1 प्लस 9 क्यू को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 3q स्क्वायर प्लस में क्यू। इन दोनों फैक्टर में से 9 कॉमन ले लीजिए। 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस क्यू प्लस ये वाला 1। अब इसको हम 9m प्लस 1 लिख सकते हैं, जहाँ m जो है ये पूरा फैक्टर है, जहाँ m बराबर 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस क्यू है। तीसरी अवस्था में केस थर्ड, यदि a बराबर 3q प्लस 2 हो तो a का घन 3q प्लस 2 के घन के बराबर होगा। फिर वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। 3 3 होती है 27 क्यूब का स्क्वायर प्लस में 8 3 3 9 दूनी 18 क्यूब गुणा 3 क्यूब प्लस 2। 27 क्यूब प्लस में 8 प्लस 18 गुणा क्यूब को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 3q स्क्वायर प्लस 2q। अब इन दोनों फैक्टर में से 9 कॉमन ले लेते हैं। 9 कॉमन लेंगे तो 9 30 27 क्यूब प्लस 9 दूनी 18 प्लस में 8। दो को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 3 6q स्क्वायर प्लस में 4q प्लस 8। अब इतने फैक्टर को मैं m कह देता हूँ 9m प्लस 8, जहाँ m बराबर 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q है। तो यहाँ पर भी क्योंकि q एक पूर्णांक है तो इनका घन स्क्वायर और ये सारा फैक्टर क्या होगा, एक पूर्णांक होगा।
तो यहाँ पर हम तीनों केसेस में देख रहे हैं कि पहले केस में ए जो है वो 9m के रूप का है, दूसरे केस में ए जो है 9m प्लस 1 के रूप का है, और तीसरे केस में ए जो है वो 9m प्लस 8 के रूप का होगा। अतः हम लिख सकते हैं, अतः ए धनात्मक पूर्णांक के घन को ए धनात्मक पूर्णांक के घन को 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में लिखा जाता है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, जिसे इंग्लिश में हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोलते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक भाज्य संख्या 210 है। इसे हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 3 3 9, 3 पंजे 15, 5 7 35। तो हम 210 को लिख सकते हैं, ये एक भाज्य संख्या है। इसे अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में 2 3 6 5 30 7 210 के रूप में लिख सकते हैं। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का पहला हिस्सा यही कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। दूसरा पार्ट जो है इस थ्योरम का, वो ये कहता है कि यदि हम इसके क्रम पर विचार न करें, अर्थात कि अगर हम इन अभाज्य संख्याओं के गुणा का क्रम बदल दें तो ये दोनों चीज़ सेम माने। इसी प्रकार से हम अगर कोई और भी क्रम इसका दे दें तो इन क्रम बदलने पर भी अगर इन गुणनखंडों को सेम माने, एक जैसा माने, तो ये गुणनखंड जो है वो अद्वितीय होंगे। अर्थात किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखने की एक और केवल एक ही विधि होगी, यदि इसके क्रम पर हम विचार ना करें। तो औपचारिक रूप से हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की परिभाषा दे सकते हैं। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य संख्याओं के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होंगे। अर्थात कि उसे अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखने की एक ही विधि होगी जब तक कि हम अभाज्य संख्याओं के आने वाले क्रम पर कोई विचार नहीं करते। आगे उदाहरण 5, संख्याओं 4 पावर n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 पावर n अंक शून्य अर्थात 0 पर समाप्त होता है। इसका हम हल करते हैं। यदि n के किसी मान के लिए 4 पावर n शून्य पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाज्य होगी। मान लेते हैं कि n के किसी मान के लिए 4 पावर n अगर शून्य पर समाप्त होगी तो वो 5 से विभाज्य होगी। अर्थात 4 पावर n का एक गुणनखंड 5 होगा। लेकिन 4 पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 पावर n अर्थात 2 की पावर 2 पावर n, अर्थात
2 की पावर 2n। तो यहाँ हम देखते हैं कि 4 की पावर n में 2 के अलावा और कोई भी अभाज्य संख्या नहीं आ सकती। यहाँ हम देखते हैं कि 4 पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में केवल अभाज्य संख्या 2 ही आ सकती है। तो गणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार 4 की पावर n के गुणनखंड में संख्या 2 के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड नहीं, अतः ऐसा n का कोई मान नहीं है। अतः n का ऐसा कोई मान नहीं है जिसके लिए 4 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो। आगे उदाहरण 6, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें 6 और 20 का HCF और LCM ज्ञात करना है। HCF को हमने हिंदी में महत्तम समापवर्तक तथा LCM को लघुत्तम समापवर्तक के नाम से पढ़ा है। अब 6 और 20 का HCF या LCM निकालने के लिए हमें पहले दोनों के गुणनखंड करने होंगे। 6 के गुणनखंड 2 तिये 6, तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 या 2 की घात 1 3 की घात 1, क्योंकि 2 भी एक बार है और 3 भी एक बार। इसी तरह से 20 के अगर हम गुणनखंड करें तो 2 दाएँ 20, 2 पाँचे 10, तो 20 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5। 2 कितनी बार आ गया? 2 बार। तो 20 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 1 और 2 गुणा 5। अब यहाँ देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 2, और 2 की छोटी घात क्या है? यहाँ घात 1 है, यहाँ 2 है, तो दोनों में छोटी घात 1 है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात क्या होती है? HCF होती है। तो हम लिखेंगे 2 पावर 1 प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात है। इसलिए HCF ऑफ 6 और 20 बराबर 2 पावर 1 अर्थात 2, यानी 6 और 20 का HCF क्या होगा? 2। अब LCM निकालने के लिए प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घातें लेते हैं जो दोनों संख्याओं के गुणनखंडों में हो। यहाँ देखिए अभाज्य गुणनखंड 2 है,
और यहाँ बड़ी घात क्या है 2, तो हम लिखेंगे 2 पावर 2। इसके अलावा अभाज्य गुणनखंड 3 है, 3 की पावर 1, और अभाज्य गुणनखंड 5 है, 5 पावर 1। प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घातें हैं। इन्हीं बड़ी घातों का जो गुणनफल है वही क्या होगा, 6 और 20 का एलसीएम होगा। इसलिए एलसीएम ऑफ 6 और 20 2 की पावर 2 गुणा 3 पावर 1 गुणा 5 पावर 1, 4 गुणा 3 गुणा 5 बराबर 60। तो 6 और 20 का एलसीएम कितना होगा, 60। अब यहाँ से एक महत्वपूर्ण रिजल्ट और निकाल लेंगे कि यदि हम इन दोनों संख्याओं की गुणा करते हैं 6 और 20, तो संख्याओं का गुणनफल 6 गुणा 20 कितना है, 120। इसके अलावा एचसीएफ और एलसीएम का अगर हम गुणनफल करते हैं तो 2 गुणा 60, ये भी कितना आता है, 120। तो यहाँ से हम देखेंगे कि संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। उदाहरण 7, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, इसलिए 96 और 404 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर लेते हैं। 2 चौके 8, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिके 12 और 2 तीन। तो यहाँ पर 96 को हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, 2 पावर 5 गुणा 3। इसी तरह से 404 को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 404 को लिख सकते हैं 2 पावर 2 गुणा 101। तो यहाँ देखते हैं कि उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है, 2, और उसमें छोटी घात क्या है, 2। तो 2 पावर 2 प्रत्येक उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात है। इसलिए एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बराबर 2 पावर 2 अर्थात 4। अब हमें इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो हम एक सूत्र का प्रयोग करते हैं कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है, तो हम लिखेंगे
दोनों संख्याओं का गुणनफल डिवाइड बाई HCF। इधर HCF मल्टीप्लाई है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी 96 गुणा 404। वोट है HCF 4 आया है तो 4 हमने लिख दिया। अब हम कट करेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौके 16। अब 24 और 404 के जब हम गुणा करेंगे तो यह आएगा 9696। इसलिए 96 और 404 का एलसीएम 9696 होगा। इसलिए एलसीएम ऑफ 96 एंड 404 बराबर 9696। आंसर। आगे उदाहरण 8, संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और एलसीएम ज्ञात कीजिए। संख्याएं दे रखी है हमें 6, 72 और 120। इन तीनों संख्याओं का हमें एलसीएम भी ज्ञात करना है और HCF भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इन तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं। 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3, 2 पावर 1 गुणा 3 पावर 1। उसी तरह से 72 के अभाज्य गुणनखंड बना लेते हैं। 2 3 6, 2 6 12, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 निमे 18, 3 3 72 बराबर लिखेंगे 2 पावर 1 2 3, 2 पावर 3 गुणा 3 2 बार है तो 3 पावर 2। अब 120 के अभाज्य गुणनखंड बना लेते हैं। 2 6 12, 30 दूनी 60, 15 दूनी 30, 3 5 15। 120 बराबर 2 पावर 3 गुणा 3 घात 1 गुणा 5 घात 1। अब यहाँ देखिए कि उभयनिष्ठ गुणनखंड है 2 और 3 जो तीनों में हो, और उनकी सबसे HCF निकालने के लिए देखेंगे सबसे छोटी घात। तो हम लिखेंगे 2 पावर 1 और 3 पावर 1। प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घातें हैं। अतः HCF ऑफ 6, 72 और 120 का HCF किसके बराबर होगा? 2 पावर 1 गुणा 3 पावर 1 यानी 2 गुणा 3 6। एलसीएम निकालने के लिए प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात देखेंगे। तो यहाँ 2 की सबसे बड़ी घात 3 है। अब 3 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसकी सबसे बड़ी घात 2 है और एक 5 बच गया। 5 पावर 1 सबसे बड़ी। तो 2 पावर 3, 3 पावर 2 और 5 पावर 1 प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घातें हैं जो तीनों संख्याओं से संबंध है। अतः एलसीएम ऑफ
6, 72 और 120 इसके बराबर होगा 2 पावर 3 गुणा 3 पावर 2 गुणा 5 पावर 1। 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 9 गुणा 5, 8 9 72, 72 को जो 5 से गुणा करेंगे तो यह आएगा 360। लेकिन यहाँ से अगर हम एक बात और चेक करें कि 6, 72 और 120 की अगर आप गुणा करोगे तो ये 360 के बराबर नहीं होगी। तो इसका मतलब तीन संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर